जंगल में एक प्यारे घर में भूविज्ञानी ईश शांत जिंदगी जीता है। एक सुबह वह खदान जाने का फैसला करता है ताकि पायराइट ढूंढ सके और जाते वक्त मां की कॉल को नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद जब वह काम कर रहा होता है, अचानक एक सांप उसके हाथ को काट लेता है और फिर रेंग कर चला जाता है। घबराकर वह अपना फोन निकालता है, लेकिन गलती से उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। फिर वह चाकू का इस्तेमाल करता है ताकि आसानी से जगह बना सके और जहर चूस सके। वो तेजी से घर लौटता है और थोड़ा पानी पीता है और फिर बिस्तर पर गिर पड़ता है, लेकिन फिर वह बेसुध होने लगता है। कुछ घंटों बाद भी ईश हिलता नहीं है और उसका हाथ भयानक रूप से सूज जाता है। वह किसी को दरवाजा खटखटाते हुए और बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुन सकता है, लेकिन न हिल सकता है और न बोल सकता है। शाम को वह पानी लेने के लिए बिस्तर से घिसट कर निकलता है, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अजीब होती हैं कि वह पानी गिरा देता है और उसे फर्श से चूसना पड़ता है। ईश बार बार अपनी मां को पुकारता है। तभी उसके फोन पर मां का मैसेज आता है, हम तुमसे प्यार करते हैं। कई दिन बाद ईश जागता है, बेहतर महसूस करता है और उसका हाथ भी पहले जैसा हो जाता है। वह कार साफ करने के बाद उसमें बैठता है और स्टार्ट करने की कई कोशिशों के बाद गाड़ी चालू होती है। ईश शहर की तरफ चलता है और हैरान रह जाता है कि सड़कें खाली हैं। आखिरकार वह कार रोकता है जब उसे जमीन पर सड़ा हुआ लाश मिलता है। वहां फौजी गाड़ियां हर जगह खड़ी होती हैं और दूसरी गाड़ियों के अंदर भी मरे हुए लोग होते हैं। एक सड़क संकेत पर वह पढ़ता है कि एक वैश्विक महामारी हुई है और अमेरिकी सरकार को निलंबित कर दिया गया है। घबराकर वह वापस कार में बैठता है और रेडियो चालू करता है। खबरें लोगों को याद दिलाती हैं कि वायरस बहुत तेजी से फैलता है और जानलेवा है, इसलिए सबको घर के अंदर रहना जरूरी है। जब वह अपने घर पहुंचता है, ईश टूट जाता है यह देखकर कि उसके दोनों माता पिता मर चुके हैं। थोड़ा रोने के बाद वह अपने माता पिता को पिछवाड़े में दफन करता है और अलविदा के लिए उनके माथे पर चुंबन करता है। बचपन के बिस्तर पर आराम करने के बाद ईश शहर में खोज करता है और चर्च में दर्जनों लाशें पाता है। फिर वह बहुत सारे सामान उठाता है, जिनमें एक बंदूक भी शामिल है, और पुल तक गाड़ी चलाता है, लेकिन वह रास्ता बंद मिलता है। वह गुस्से में चीखता है और फिर अलग रास्ता लेकर लास वेगास पहुंचता है, जो भी पूरी तरह से सुनसान है। इमारतों की तलाश बेकार जाती है तो ईश एक जकूजी में आराम करने का फैसला करता है। बाद में वह एक बार में ड्रिंक लेने जाता है और अचानक आवाज सुनकर उसका गिलास गिर जाता है। ये हैं मिल्टन और एन, जो बताते हैं कि वे रोग से सुरक्षित हैं और जब सब शुरू हुआ तब यहां फंस गए थे। मिल्टन ने अपने फोन पर घोषणा रिकॉर्ड की है और ईश को दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वायरस नया है और कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया। टीके बेअसर थे और लोग सड़कों पर डरने लगे थे। आखिरकार सरकार का नियंत्रण टूट गया और वायरस ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अचानक ईश मानता है कि उसके माता पिता ने उसे बताया था कि एक नई बीमारी फैली है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह इतनी गंभीर होगी। मिल्टन और एन बताते हैं कि सभी देश गिर गए हैं, तो शायद दुनिया में उनके जैसे बस थोड़े ही लोग बचे हैं। एन कबूल करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बेटियों को मरते देखा। जब ये दोनों पी रहे होते हैं, ईश लिफ्ट लेने निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है और वह जमीन पर सो जाता है। अगली सुबह वह एन को महंगे कपड़े आजमाते हुए पाता है। ईश सोचता है कि जिंदा रहना मायने रखता भी है या नहीं, और एन कहती है कि दिल धड़कने का मतलब जिंदा होना नहीं होता। फिर तीनों नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं और ईश को पता चलता है कि मिल्टन की पत्नी यहीं होटल में मरी थी। ईश घोषणा करता है कि वह जल्द ही चला जाएगा और नाराज एन मेज छोड़कर चली जाती है। मिल्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि उनके पास खाना और जनरेटर है। जब वह अपनी बंदूक दिखाता है तो बताता है कि उसने और एन ने तय किया है, जब खाना खत्म होगा वे खुदकुशी कर लेंगे। जब ईश कहता है कि देश में इतने साधन हैं कि 10 साल तक चल सकते हैं, मिल्टन पूछता है कि कोई क्यों जीना चाहेगा जब सब कुछ जो वे चाहते थे चला गया है। जाने से पहले ईश एन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलेगी। वह इनकार करती है, लेकिन फिर भी उसे चूमती है तो ईश उसे पीछे धकेल देता है। बाहर निकलते समय ईश 2 गोली की आवाज सुनता है। गुस्से में ईश तेज रफ्तार से सड़क पर गाड़ी चलाता है और लगभग एक कुत्ते से टकरा जाता है, लेकिन समय पर रोक देता है। इसे संकेत मानकर वह कुत्ते का नाम लकी रखता है और उसे अपने साथ ले लेता है। फिर ईश लाइब्रेरी जाता है और जितनी भी जीवित रहने की किताबें मिलती हैं इकट्ठा करता है। कुछ और न सूझने पर ईश अपने पुराने घर लौटता है ताकि लकी के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। 1 साल बाद भी ईश जिंदा है। वह खुद को कामों और कसरत में व्यस्त रखता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका दिमाग धीरे धीरे खराब हो रहा है। कभी कभी वह अपनी कार गोल गोल घुमाता है। एक सुबह उसे लकी के भौंकने की आवाज आती है और वह खिड़की से धुआं उठता देखता है। ईश और लकी तुरंत कार में बैठते हैं और शहर की तरफ निकलते हैं ताकि धुएं का पीछा करते हुए एक खास घर तक पहुंच सकें। छत पर एम्मा बंदूक लेकर दिखाई देती है, लेकिन जब ईश अपनी हालत समझाता है तो वह बंदूक नीचे रख देती है।
वह उसे अंदर बुलाती है और बताती है कि वह कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। उनकी आपस में अच्छी बन जाती है, इसलिए जब ईश जाने की कोशिश करता है तो एम्मा कहती है कि आज रात यहीं रुक जाओ। अगली सुबह ईश उसे मनाता है कि वह उसके साथ घर चले ताकि दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। जब एम्मा घर देख रही होती है, ईश वह फंदा हटा देता है जो उसने अकेलेपन में लगा रखा था। एम्मा देखती है कि चूहे खाने के कमरे में घुस गए हैं, तो दोनों वापस शहर जाकर सामान लाते हैं। दुकान पर उन्हें मरे हुए लाशों और कुछ चूहों की बदबू को नजरअंदाज करना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं और एम्मा और ईश मिलकर नया रूटीन बना लेते हैं। वे सब्जियां लगाते हैं और खाने के लिए मछली पकड़ते हैं। शहर में अब जानवर सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई इंसान नहीं है। एम्मा ईश के बाल काटती है और ईश मुर्गियों का घर कोपी बनाना शुरू करता है ताकि वे खेती शुरू कर सकें। आखिरकार उनका रिश्ता और करीबी हो जाता है। जब ईश की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह शहर की दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर टैंक भरने लगता है। वह घर की छत पर सोलर पैनल लगाना भी शुरू करता है। एक सुबह वह छत से फिसलकर गिर जाता है और उसका टखना चोटिल हो जाता है। एम्मा उसे अंदर लाने में मदद करती है और उसकी देखभाल करती है, साथ ही मानती है कि उसे और लोगों की कमी महसूस होती है। बाद में जब ईश सो रहा होता है, एम्मा अपने पुराने परिवार की तस्वीरें देखती है और रो पड़ती है। जैसे ही ईश ठीक होता है, वह तुरंत फिर से काम पर लग जाता है। एम्मा बताती है कि वह गर्भवती है और ईश घबरा जाता है क्योंकि वह इस तबाह हुई दुनिया में बच्चा लाने को लेकर हिचकिचाता है। आखिरकार वह लाइब्रेरी जाकर बच्चों के जन्म पर किताबें ढूंढता है, जहां चूहे भी दौड़ रहे होते हैं। कुछ महीने बाद उनका छोटा सा खेत अच्छा चल रहा होता है। सब्जियां भी बहुत होती हैं और कुछ मुर्गियां भी होती हैं। लेकिन एम्मा कहती हैं कि उसे प्रोटीन चाहिए, तो ईश शिकार पर जाने के लिए राजी हो जाता है। वह कई गायें ढूंढता है और बहुत देर हिचकिचाने के बाद एक को गोली मारता है और माफी मांगते हुए उसे गिरा देता है। फिर वह किताब के निर्देशों के अनुसार उसका मांस काटकर कूलर में घर ले आता है। कुछ दिन बाद ईश आखिरकार सोलर पैनल पूरा कर लेता है और घर में बिजली आ जाती है। अब वे खाना फिर से फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन खुशी के इस पल को एम्मा बुरी खबर से तोड़ देती है। उसने तहखाने में एक बहुत बड़ा चूहा पाया। उसे मारने के लिए एम्मा को उसे पानी में डुबोना पड़ा क्योंकि उनके जाल इतने बड़े नहीं थे। खिड़की से बाहर झांककर वे देखते हैं कि सैकड़ों चूहे पूरे शहर पर कब्जा कर चुके हैं और अब उनके घर की तरफ आ रहे हैं। ईश समझ जाता है कि कचरा चूहों को खींच रहा है, तो वह जल्दी से बाहर भागकर सारा कचरा जला देता है, जबकि एम्मा उन चूहों पर गोली चलाती है जो करीब आ जाते हैं। दुर्भाग्य से ईश को गाय का बचा हुआ मांस भी जलाना पड़ता है। वे चाहे कुछ भी करें, चूहे आते ही रहते हैं, तो दोनों वापस अंदर भागते हैं और हर दरवाजा, खिड़की और छेद बंद करना शुरू करते हैं। एम्मा टॉयलेट में बहुत सारा ब्लीच भी डाल देती है। अचानक रोने की आवाज आती है और उन्हें याद आता है कि वे लकी को बाहर भूल गए हैं और चूहे उसे काट रहे हैं। ईश के पास और कोई चारा नहीं होता। वह दरवाजा खोलकर जल्दी से कुत्ते को पकड़कर अंदर ले आता है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए दरवाजा खुला रहता है, लेकिन इतने में कुछ चूहे अंदर घुस जाते हैं। ईश गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन चूहे लगातार हिलते रहते हैं, इसलिए गोली लगती नहीं। इसलिए ईश गुस्से में अपनी बंदूक से उन्हें मार मारकर खत्म करता है। बाद में एम्मा लकी के जख्मों का इलाज करती है। यह हादसा ईश को डरा देता है कि कहीं एम्मा बच्चे को जन्म देते वक्त मर न जाए। तब एम्मा आखिरकार मान लेती है कि उसने पहले 2 बेटियां पैदा की थीं और दोनों बार कोई मुश्किल नहीं आई थी। लेकिन उसी दिन वायरस ने उसका पूरा परिवार छीन लिया। कुछ महीने बाद चूहों की समस्या आखिरकार काबू में आ जाती है। इसकी वजह से सड़क पर घूम रहे जंगली बिल्लियों के कारण जोड़ा अब घर का सील खोल सकता है और बाहर आ सकता है। उस दिन एम्मा को पेट में दर्द महसूस होता है और वह जन्म देने की तैयारी करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चा पहले कंधे से निकल रहा है। ईश किताब ढूंढना चाहता है जिसमें बताया हो कि इसे कैसे संभालें, लेकिन एम्मा उसे चिल्लाकर बताती है कि बच्चे की स्थिति कैसे सही करें ताकि सिर पहले निकले। इससे जन्म आसानी से होता है और अब वे स्वस्थ बेटी के गर्वित माता पिता बन जाते हैं। भविष्य के लिए आशा महसूस करते हुए एम्मा अपने पते को शहर की दीवार पर लिख देती है और बचे हुए जीवित लोगों को उनके पास आने का आमंत्रण देती है। यह दूरी से एक रहस्यमय व्यक्ति देखता है। महामारी शुरू हुए 6 साल बाद ईश अकेले गाड़ी चला रहा होता है जब वह गलती से एक शेर से टकरा जाता है। वह अपनी बंदूक पकड़ता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी समय उसे पता चलता है कि कोई उसे जंगल से देख रहा है। वह उस व्यक्ति के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है। ईश पीछे हटता है और कसम खाता है कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझाते हुए कि उसके पास खाना है और वह अन्य जीवित लोगों के साथ रहता है। लड़की फिर से चिल्लाती है और भाग जाती है।
जब ईश अपनी ट्रक में लौटता है तो उसे पता चलता है कि शेर चला गया है और लड़की उसका पीछा कर रही थी। वह ईश द्वारा दिया गया सेब स्वीकार करती है और ट्रक के पीछे कूद जाती है। ईश लड़की को अपने घर ले जाता है और पता चलता है कि अब उसके और एम्मा के दो बच्चे हैं, हीदर और एलेक्स। उनके साथ दो और जीवित लोग भी शामिल हो गए हैं, जॉर्जे और मॉरिन, और इसके अलावा एम्मा फिर से गर्भवती है। सभी नए लड़की के प्रति दोस्ताना हैं, लेकिन वह अब भी बोलती नहीं और ट्रक से नहीं उतरती, इसलिए ईश निष्कर्ष निकालता है कि उसे पीटीएसडी हो सकता है। उस रात लड़की ट्रक में ही सोती है। अगली सुबह मॉरिन लड़की के लिए नाश्ता लाती है, जिससे वह डर जाती है और प्लेट गिरा देती है। जब लड़की उसका कलाई पकड़ती है तो मॉरिन नोटिस करती है कि उनके निशान एक जैसे हैं और वह उसे अपने छाती के निशान दिखाती है। वह अपनी बालों को भी लड़की को छूने के लिए देती है, जिससे उसका विश्वास जीत लिया जाता है। इसके बाद मॉरिन बताती है कि वह और जॉर्जे यहाँ कैसे पहुंचे, साइन के कारण, और लड़की को नहलाने के लिए मना लेती है। इस बीच ईश और जॉर्जे जंगल में जाते हैं और पीछे कब्रों वाले दो बहुत साधारण केबिन खोजते हैं। कुछ ही समय बाद मॉरिन लड़की के सामान की जांच करती है। डायरी में कई डरावने चित्र और एक पत्र मिलता है जिसमें लड़की का नाम एवी लिखा है। मॉरिन उसका नाम इस्तेमाल करती है और लड़की अच्छी प्रतिक्रिया देती है। वह साफ कपड़े और सोने के लिए कमरा भी स्वीकार कर लेती है। शाम को मॉरिन पत्र बाकी लोगों के साथ साझा करती है। यह पत्र एवी की मां ने लिखा था, जिसमें उसने पाठक से अपनी बेटी का ख्याल रखने की गुजारिश की थी। महामारी शुरू होने पर एवी के पिता ने अपनी नाराजगी उस पर निकाली और मां बीमार थी, इसलिए उसकी सुरक्षा नहीं कर सकी। समूह यह तय करता है कि मॉरिन को अपने छोटे परिवार में स्वागत किया जाए। जल्द ही एम्मा एक प्यारे बेटे जोई को जन्म देती है। एक साल बाद समूह अच्छा दिन बिता रहा होता है जब अचानक घुसपैठियां चेतावनी बजती है। बच्चों को मॉरिन के पास छोड़कर ईश, एम्मा और जॉर्जे अपनी बंदूकें लेकर जांच करने जाते हैं। वे एक सशस्त्र महिला मॉली को पाते हैं और थोड़ी बहस के बाद सभी हथियार नीचे रख देते हैं। मॉली उन्हें अपने दोस्तों जीन, एजरा और रैफ से मिलवाती है और वे सब घर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। अधिक परिचय के बाद मॉरिन को पता चलता है कि जीन एक प्रसिद्ध संगीतकार है। समूह ओरेगन से आया है और कहता है कि फ्लू के कारण वे यहां से चले गए। एम्मा बताती है कि वे पड़ोसी घर में रह सकते हैं, लेकिन ईश अभी भी संदेह करता है। अगले दिन सभी आपूर्ति लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी बच्चे पीछे रहना चाहिए और ईश नियम बताते हुए बहुत सख्त होता है। मौली दवा के बारे में पूछती है, लेकिन ईश कहता है कि सब खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें केवल खाने पर ध्यान देना चाहिए। जब वे शहर पहुंचते हैं तो सड़क पर एक भैंस होती है और ईश दूसरों को बस नजरअंदाज करने के लिए कहता है। समूह अलग हो जाता है और खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन मौली नियमों की परवाह नहीं करती और अस्पताल चली जाती है, जहां उसे कई गंदे शव मिलते हैं। जीन बहुत सारा शराब ले जाता है और एजरा उसके लिए एक गिटार ढूंढता है। जब समूह फिर से इकट्ठा होता है तो वे पाते हैं कि मौली गायब है। अस्पताल में मौली एक जंगली कुत्ते से मिलती है और उसे भगाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करती है। फिर वही एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके वह एक ताले को तोड़ देती है, जिससे उसे बैकअप दवा का स्टॉक मिल जाता है। जब वह आखिरकार वापस आती है तो ईश उसे नियम तोड़ने के लिए डांटता है, लेकिन वह चुप रह जाता है जब वह उसे दिखाती है कि उसने कितनी दवा ढूंढ ली है। उस रात जीन अपनी नई गिटार बजाकर सभी के लिए बोन फायर के पास गाती है और एजरा कुछ मजाक करता है। सभी के सोने के बाद जॉर्ज मॉरिन के साथ अपनी पसंदीदा याद साझा करता है और वे पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस बीच जीन रसोई में शराब पीकर नशे में हो जाती है। अगली सुबह मॉली जीन की देखभाल करती है, जो स्वीकार करती है कि उसने बहुत शराब पी है क्योंकि वह अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। यह स्पष्ट है कि वह मानसिक तनाव में है, लेकिन मॉली फिर भी एजरा को यह नहीं बताने का वादा करती है। समय बीतता है और समूह शांति से जीवन बिताता रहता है। जीन का बच्चा स्वस्थ पैदा होता है और जल्द ही मॉरिन का भी बच्चा होता है। महामारी के शुरू होने के 14 साल बाद सभी अभी भी एक बड़े परिवार के रूप में साथ रहते हैं और हीदर का जन्मदिन मनाते हैं। ईश अक्सर जोई को पुस्तकालय ले जाता है, अपनी किताबों के प्यार को उसे सिखाने के लिए। एक दोपहर ईश और जोई देखते हैं कि हवा तेज चल रही है और बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वे जल्दी घर लौटते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन पाते हैं कि लकी गायब है। ईश उसे ढूंढने जाता है और टूटे हुए पेड़ के कारण लकी की मौत का पता चलकर दुखी हो जाता है। जल्दी ही एम्मा उसके पास आती है और वे दोनों शरीर को गले लगाकर रोते हैं। अगले दिन लकी को बगीचे में दफन किया जाता है। बाद में ईश बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है कि अचानक झाड़ियों में एक पहाड़ी शेर दिखाई देता है। ईश बच्चों को भागने के लिए कहता है और उन्हें बचाने के लिए कूदता है, लेकिन शेर उस पर हमला करता है और उसे घायल करना शुरू कर देता है। इतने वर्षों की शांति के बाद एवी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। जल्दी ही अन्य वयस्क ईश को बचाने में सफल होते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं।
मॉली एक डॉक्टर है, इसलिए वह समूह को उसकी मदद करने के लिए मार्गदर्शन करती है। ईश को स्थिर करने के लिए उसे पहले सीपीआर देना पड़ता है। उसके बाद वह उसके सभी घावों को सिलना शुरू करती है। इस बीच एम्मा जंगल में जाती है और जब वह अंततः शेर को ढूंढती है तो वह उसे कई बार गोली मारकर बदला लेती है। जब ईश आखिरकार जागता है तो मॉली स्वीकार करती है कि वह पूरी तरह डॉक्टर नहीं है, वह सिर्फ एक छात्रा है जो कॉलेज छोड़ चुकी है। हालांकि ईश उसके ज्ञान पर भरोसा करता है और जल्दी ही वह फिर से चलने में सक्षम हो जाता है, इसलिए वह अपने परिवार के पास वापस चला जाता है। महामारी के 17वें वर्ष तक जोई एक बेहतरीन मछुआरा बन गया है और ईश उसे देखकर बहुत गर्व महसूस करता है, जिसे एलेक्स को जलन होती है। राइफ और हीदर अब पर्याप्त बड़े हो गए हैं कि अकेले आपूर्ति लेने जाइए और घरों की खोज करते समय वे पुराने जमाने की कई चीजों से भ्रमित होते हैं। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जल्द ही डेटिंग शुरू कर देते हैं। अंततः दोनों किशोर दुनिया को और अधिक देखने के लिए उत्साहित होते हैं और कुछ चर्चा के बाद उनके माता पिता उन्हें जाने की अनुमति देते हैं। किशोर आपूर्ति और बंदूकें लेकर एक कार भरते हैं ताकि वे बाहर सुरक्षित रहें। कुछ समय बाद एजरा नोटिस करता है कि इस समय साल के लिए पौधे असामान्य रूप से सूखे हैं। रसोई में एवी किचन के नल से पानी नहीं निकाल पाती और इतनी घबरा जाती है कि वह हैंडल तोड़ देती है। जलाशय की एक जल्दी यात्रा से पता चलता है कि पानी खत्म हो गया है क्योंकि क्षेत्र में सूखा पड़ा है। पाइप भी जंग लगे और टूटे हुए हैं क्योंकि उन्हें कोई रखरखाव नहीं मिला। अगर जल्द ही बारिश नहीं होती है तो उनके पास केवल 1 सप्ताह का पानी बचेगा, और वह भी केवल यदि वे इसे बचाकर उपयोग करें। उसी समय वे 2 वाहन गुजरते हुए देखते हैं, इसलिए समूह जल्दी से घर लौटता है ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि ये नए लोग खतरनाक न हो। कुछ ही मिनट बाद चार्ली और पेरी बाहर गेट के पास पानी से भरी एक केन लेकर शांति का प्रस्ताव देते हैं। चार्ली बताता है कि उसके समूह ने नेवाड़ा के बाहर एक ड्रिल पाया और तब से वे कुओं की खुदाई कर रहे हैं। वे ये ज्ञान साझा करने के लिए तैयार हैं, इसलिए एम्मा आखिरकार उनके लिए गेट खोल देती है और दोनों समूह एक साथ भोजन साझा करते हैं। ई सभी अतिरिक्त ईंधन के बदले एक कुआं लेने के लिए सहमत हो जाता है और दोपहर के भोजन के बाद चार्ली खुदाई शुरू करता है। पूरा प्रक्रिया लगभग 72 घंटे लगेगी। दोपहर में ईश और चार्ली साथ में शिकार पर जाते हैं और ईश हैरान हो जाता है जब चार्ली अचानक उसके पीछे गोली चलाता है, सिर्फ जानवर को मारने के लिए। चार्ली बताता है कि वह बहुत अच्छा निशानेबाज है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है, और सिर्फ हिरन पर नहीं। बाद में खाने के समय चार्ली अपने जख्म दिखाता है और एवी को घूरता है। एवी को बहुत बुरा लगता है और ईश यह देख लेता है। अगली सुबह ईश एलेक्स से कहता है कि वह चार्ली की मदद न करे क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन एलेक्स सोचता है कि उसका पिता नाइंसाफी कर रहा है और उसकी बात नहीं मानता। ईश अपनी चिंता एम्मा को बताता है, लेकिन एम्मा सोचती है कि वह बस बेकार डर रहा है। कुछ समय बाद चार्ली को चट्टान तोड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन मेहनत के बाद ड्रिल नीचे जाती है और पानी की खोज जारी रहती है। ईश देखता है कि उसका परिवार चार्ली के समूह के साथ घुल मिल रहा है। सब मिलकर गाना भी गाते हैं। ईश परेशान और उलझन में जंगल घूमने चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। उस शाम चार्ली जीन को सिगरेट देता है, लेकिन जब शराब ऑफर करता है तो जीन मना कर देती है। चार्ली जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी जॉर्जे बाहर आता है और वह पीछे हट जाता है। उधर एम्मा अपने पति की चिंता करती है और उसे ढूंढने निकलने वाली होती है, लेकिन उसी समय ईश वापस आ जाता है। एम्मा उसे डांटती है कि वह बिना बताए चला गया, और ईश मानता है कि उसे डर है कि अगर पानी मिल गया तो मुसीबत हो सकती है। अगले दिन ड्रिल गहराई तक जाती है और जमीन से पानी निकल आता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन ईश कहता है कि चार्ली ईंधन लेकर यहां से चला जाए। चार्ली कहता है कि उसे यह जगह पसंद आ गई है। जब कुआं ने ठीक से लग जाता है तो सब जश्न मनाते हैं, लेकिन ईश अब भी परेशान है। एम्मा पेरी से पूछती है कि उनका समूह आगे कहां जाएगा। पेरी कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि चार्ली को यह जगह बहुत पसंद आ गई है। उस रात ईश एक औरत की चीख सुनता है और देखता है कि चार्ली एवी की कुटिया से बाहर आ रहा है और उसका साथी सिलास पहरा दे रहा है। ईश उससे सवाल करता है, लेकिन चार्ली उसकी परवाह नहीं करता और अपने ट्रक में चला जाता है। पेरी भी चार्ली पर गुस्सा होती है। ईश कुटिया में जाता है और देखता है कि एवी रो रही है क्योंकि चार्ली ने उसका बुरा फायदा उठाया। ईश का परिवार बैठकर बात करता है कि चार्ली से कैसे निपटा जाए। वे सोचते हैं कि अगर उसे बस भगा देंगे तो वह वापस आ सकता है, इसलिए उन्हें मजबूरी में उसे मारना ही पड़ेगा। सबके बीच बहस होती है। कुछ कहते हैं कि यह आत्मरक्षा है, कुछ कहते हैं यह कत्ल है। आखिर में वोट होता है। सब हां कहते हैं, सिर्फ जॉर्जे नहीं कहता है, लेकिन मॉरिन के दबाव पर वह भी हां कह देता है। प्रीश चार्ली को ढूंढता है और कहता है कि वह चला जाए।
जब चार्ली इनकार करता है तो पूरा परिवार उसे घेर लेता है और ईश उसके सिर पर हथौड़ा मारता है। चार्ली गिर जाता है, लेकिन ईश गुस्से में उसके सिर को तब तक मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। ईश का दिमाग बिगड़ जाता है और वह बार बार कहता है, हमें करना पड़ा। एजरा उसे रोकता है। फिर ईश हथौड़े से खून साफ करने लगता है और कहता है कि कितनी अजीब बात है कि यह खून उसी इंसान का है जिसने उन्हें पानी दिया था। एम्मा उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसने वही किया जो जरूरी था। अगली सुबह चार्ली की लाश को समुद्र में फेंक दिया जाता है। परिवार पेरी को बताता है कि चार्ली अब नहीं है, लेकिन वह और उसके लोग यहां रह सकते हैं। पेरी असली बात समझ जाती है और वास्तव में खुश होती है, क्योंकि वह भी चार्ली की एक और पीड़ित थी। इसके बाद वे बाकी समूह को भी बताते हैं कि चार्ली चला गया है। सिलास गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चार्ली कभी अपने प्लान नहीं बदलता। ईश का समूह अपने हथियार तैयार करता है अगर सिलास कुछ करे। कोरी कहता है कि यह अच्छी बात है कि चार्ली चला गया। बाकी उसके साथ सहमति में हैं। सिलास उन्हें सब डरपोक कहकर समुदाय छोड़ देता है। एलेक्स घर से बाहर आता है और चार्ली के बारे में पूछता है। ईश उसे बताता है कि चार्ली चला गया क्योंकि उसने एवी को नुकसान पहुंचाया था। एलेक्स को यह खबर अच्छी नहीं लगती। उसी समय सिलास वापस आता है और रहने की इजाजत मांगता है क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है। वह कहता है कि ईश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चार्ली की ताकत के सामने हिम्मत दिखाई, लेकिन ईश उसे अंदर नहीं आने देते और कहते हैं कि सिलास भी गलत था क्योंकि उसने परिवार को चेतावनी नहीं दी और चार्ली का पहरा रखा। 20 साल बाद महामारी शुरू होने के बाद यह साफ है कि पृथ्वी इंसानों की कमी के कारण ठीक हो रही है। जोई और कोरी ने बहुत मेहनत की और डा विंची के विमान का संशोधित मॉडल बना लिया। कुछ छोटे मोटे बदलाव बाकी हैं, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसे उड़ा पाएंगे। सब बहुत खुश हैं, सिर्फ एलेक्स अभी भी ईर्ष्या करता है। शाम को जोई कहता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है, तो ईश उसके लिए जड़ का मिश्रण बनाते हैं। लेकिन आधी रात में जोई पसीने में भीगकर अपने माता पिता के कमरे में आता है और अचानक बेहोश हो जाता है। ईश दौड़कर मौली को ढूंढते हैं, लेकिन पाते हैं कि कोरी और बाकी लोग भी बीमार हैं। मौली कहती है कि यह बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए यह आम सर्दी नहीं हो सकती और शायद यह असली वायरस से संबंधित है। ईश उसे बहस करता है कि कैसे आगे बढ़ें, लेकिन तभी पेरी आती है और बताती है कि वह भी बीमार है। जल्द ही पूरा घर मौली की मदद करता है और बीमार लोगों की देखभाल करता है। ईश अभी भी जोई की देखभाल करते हैं और चार्ली को देखने का सपना या कल्पना आती रहती है। समय बीतता है और ईश अपने ज्यादातर घंटे जोई के पास बैठकर बिताते हैं। एलेक्स को गुस्सा आता है क्योंकि वह जानता है कि अगर बीमार खुद पिता होते तो ईश इतना चिंतित नहीं होते। कुछ समय बाद हीदर लौटती है, लेकिन अकेली, क्योंकि राफ मर गया। वह देखती है कि उसके माता पिता थके हुए हैं और वह जोई की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेती है। कितने भी दिन बीत जाए, जोई ठीक नहीं होता। ईश सोचते हैं कि चार्ली को मारने के कारण उन्हें भगवान ने सजा दी है। हताश होकर ईश पुल की बैरियर में एक छेद काटते हैं जो उनके और साइकिल के लिए पर्याप्त बड़ा है। अब वह अंततः पुल पार कर सकते हैं और बड़े शहर तक पहुंच सकते हैं जो पौधों से भर गया है। ईश जल्दी से अस्पताल जाता है और कुछ दरवाजे तोड़ने के बाद बहुत सारी दवाइयां पाता है। दवाइयां खोजते हुए उसे चार्ली का फिर से सपना या दृश्य दिखाई देता है और उसका अपराध बोध उसे परेशान करता रहता है। ईश चुप्पल चैपल पर रुकता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे ले लें, जोई को नहीं। घर पहुंचकर हीदर अपने अनुभव दूसरों से साझा करती है। वह और रफ उत्तर की ओर गए थे, लेकिन किसी इंसान को नहीं देखा। वे समुद्र तट देख पाए और उसकी सुंदरता की तारीफ की, लेकिन शहरों की हालत खराब और सड़ चुकी थी। एक दिन उन्होंने एक इमारत पर कुछ नंबर और तीर देखे। उन्होंने उनका पीछा करना शुरू किया और देखा कि वही तीर और नंबर दूसरी इमारतों, पेड़ों और पत्थरों पर भी बने हुए थे, लेकिन वे कहीं नहीं ले गए। अंत में उन्होंने कुछ दिन एक पहाड़ की चोटी पर रहने का फैसला किया। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देती है और जंगल में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। हीदर उसका पीछा करती है, लेकिन वह भाग जाता है। जब वे अपने तंबू पर लौटते हैं, वह आदमी फिर से दिखाई देता है और राफ को पीछे से पकड़ लेता है। राफ लड़ता है, लेकिन आदमी उसे चाकू से मार देता है। गुस्साई हीदर तुरंत एक कुल्हाड़ी फेंकती है और उसे मार देती है। राफ बस अलविदा कह पाता है और मर जाता है। उसकी कब्र बनाने के बाद हीदर पैदल घर लौटने लगती है क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी। यह सब सुनकर जीन फिर से पीने लगती है। जैसे ही ईश वापस आता है, वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करता है। उम्मीद करता है कि वह अपनी इम्यूनिटी जोई को दे सके। हीदर तुरंत उसे शांत करती है और सलाह देती है कि जल्दी में ऐसा कोई खतरे भरा कदम न उठाए। फिर वह कहती है कि जोई को मौली के पास ले जाओ क्योंकि उसने यू ट्री यव ट्री से नई दवा बनाई है। ईश जोई को लेकर मौली के पास जाता है। मौली बताती है कि दवा असर दिखाने में कुछ दिन लग सकते हैं। चूंकि जोई को तेज बुखार है,
ईश उसे ठंडे पानी से नहलाते हैं। कुछ ही दिन बाद सभी धीरे धीरे ठीक महसूस करने लगते हैं। मौली समझाती है कि यह असली वायरस की एक कमजोर किस्म है और वह सिर्फ इसका इलाज कर पा रही है क्योंकि यह हल्का है। उधर कोरी हीदर से उस आदमी का हाल पूछता है जिसने रैफ को मारा था और समझ जाता है कि वह साइलस था। अब उसे तय करना है कि यह राज बताए या छुपाए। दुर्भाग्य से दवा जोई पर असर नहीं करती। जोई अपने माता पिता से आखिरी बातें कहता है और अपने बिस्तर पर ही मर जाता है। ईश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और तेज गाड़ी चलाकर घर से निकल जाता है, अपने परिवार की पुकार अनसुनी करते हुए। वह निशान ढूंढता है जो एम्मा ने सालों पहले पेंट किया था और उसे मिटा देता है। फिर वह लाइब्रेरी जाता है और गुस्से में किताबें फेंकने और नष्ट करने लगता है। घर पर लोग जोई को और उन कुछ और लोगों को दफनाते हैं जो वायरस से नहीं बच पाए। एक छोटा सा अंतिम संस्कार होता है। बाद में एम्मा ईश को लाइब्रेरी में पाती है। उसके हाथ में माचिस होती है। वह उसे याद दिलाती है कि सब कुछ तो पहले ही खत्म हो चुका था, जोई से पहले भी। लेकिन उसके पास अब भी और बच्चे हैं और दोस्त हैं जिनके लिए जीना है। यह बात सुनकर ईश घर लौट आता है, पर वह अब भी नहीं जानता कि जिंदगी को कैसे जीना है। कुछ दिन बाद ईश सैर पर जाता है और एक खूबसूरत सूर्योदय देखता है। उसे दिखता है कि यह नई दुनिया कैसी बन गई है। घर लौटकर वह बच्चों से कहता है कि वह सब गलत सिखा रहा था। वह उन्हें पुरानी दुनिया की बातें सिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब वे एक नई जगह, नई दुनिया में रहते हैं। ईश कहता है कि अब उन्हें उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शिक्षक यह दुनिया खुद है। एक साल बाद ईश हिम्मत करके पहली बार जोई के कमरे में जाता है। सामान उठाते हुए उसे जोई की डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि जोई और लोगों को ढूंढना चाहता था, भले ही ईश इसके खिलाफ था। उसने एक रेडियो और उसकी एंटेना का डिजाइन भी बनाना शुरू कर दिया था। अपने बेटे की याद को जिंदा रखने के लिए ईश सबको कहता है कि अब उनका नया प्रोजेक्ट यही है। धीरे धीरे रेडियो बन जाता है और एंटेना घर की छत पर लगाया जाता है। मशीन काम करती है, लेकिन पहले कोई जवाब नहीं आता। ईश हर वक्त हर फ्रीक्वेंसी आजमाता रहता है, उम्मीद करता है कि कोई ना कोई जवाब देगा। एक दिन एम्मा उसे ब्रेक लेने के लिए मनाती है और दोनों बाकी लोगों के साथ बेसबॉल खेल में शामिल होते हैं। वे घर के सामान से खेलते हैं और बहुत मजा करते हैं। खेलते वक्त हीदर सोचती है कि इस खेल में इतने नंबर क्यों होते हैं। ईश समझाता है कि पुरानी दुनिया में लोग हर चीज को गिनते थे, नापते थे और सबको रैंक देते थे। ये सुनते ही हीदर को वे नंबर और तीर याद आते हैं। ईश समझ जाता है कि वे असल में एक फ्रीक्वेंसी है। सब लोग जल्दी से रेडियो पर नंबर डालते हैं। कुछ मिनट की खामोशी के बाद आखिरकार जवाब आता है। पता चलता है कि 100 मील से भी कम दूरी पर 77 लोगों का एक समुदाय है जो एक पुराने स्टेट पार्क में रह रहा है। काफी सोच विचार के बाद ईश का समूह उन्हें अपनी बस्ती में शामिल होने का न्योता देता है। 50 साल बाद जब महामारी शुरू हुई थी, बूढ़ा ईश अपना हथौड़ा हीदर के बड़े बेटे को देता है। वह कहता है कि उसकी आखिरी सीख यह है, इंसान आते हैं और जाते हैं, लेकिन धरती हमेशा बनी रहती है।